हेलो एवरीवन। आज हम लोग GS4 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम पीपल फील्स दैट वैल्यू कीप चेंजिंग विद द टाइम एंड सिचुएशन व्हाइल अदर स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल एंड इटरनल ह्यूमन वैल्यूज। इसमें हमारा परसेप्शन भी मांग रहा है और वो बोल रहा है कि हमें इसमें ड्यू जस्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग से यहाँ से आप देख रहे हो, ये वाला जो है इस जगह तक, ये एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या, पहले तो हमें इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हमें वैल्यूज़ के बारे में बता देना है। उसके बाद हमें बताना है कि वैल्यूज़ जो कीप चेंजिंग हैं, जो बदल रही हैं टाइम और सिचुएशन के साथ में। फिर हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ बतानी हैं जो वैल्यूज़ यूनिवर्सल हैं और इटरनल हैं और इटरनल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे हमें इसका आंसर देते रहना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपना परसेप्शन बताना है विद ड्यू जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली आप समझिए, जस्टिफिकेशन जब भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है तो हमें उसको लॉजिकली डील करना है, हमें अपना लॉजिक देना है। दूसरे नंबर पर उसमें हमें थिंकर्स जरूर डालने हैं। बिना थिंकर के हम अपना लॉजिक नहीं दे पाएंगे। हमारे पास डेटा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का डेटा होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, और जितने भी इथिकल परसेप्शंस हैं वो सारे होने चाहिए। कहने का मतलब है जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि साबित करो, ये जो बात जो क्वेश्चन में लिखी गई है इसको हमें साबित करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे साबित करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक कोचिंग का आंसर है। एक कोचिंग ने इस आंसर को लिख के मॉडल आंसर की तरह इसको डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसमें इन्होंने एनालाइज़ किया है कि स्टेटमेंट को पहले एनालाइज़ करो, वैल्यूज़ बताओ। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या डाल दिया है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने डाल दिया है कि वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो उन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बताया कि क्वालिटीज़ हैं, आइडियाज़ जो हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं हमारे बिहेवियर को। और इन्होंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले इंट्रो में इसमें आपको मुश्किल से 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं। इसमें आपने जनरल सेंटेंस लिख दिया, और जनरल सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें तो सब बच्चे जो ऐसा तो लिखेंगे, इससे गिरा क्या ही लिखेंगे। ठीक है, आगे से ऑनेस्टी हो गई, ह्यूमर है, काइंडनेस है, नॉलेज है, ओपन माइंडेडनेस है, परसेवरेंस है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ कंट्रोल है, ये तो सभी लोग लिखेंगे। तो इसमें तो नंबर मिलना ना के बराबर है। ठीक है, कि नंबर मिलेगा पर एक ही मिलेगा, एक मिलेगा या आधा मिलेगा इसमें। आप इसमें बॉडी में बोलिए हाँ ऐसे कुछ हैं जो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि मैन हु हैव नेवर अल्टर्ड हिज ओपिनियन लाइक स्टैंडिंग वाटर, ब्रीड रेप्टाइल्स और इस तरीके से। तो उन्होंने एक पोएट के बारे में बोला है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये वाला जो डेटा है ये यहाँ पे सही लिखा है, जो विलियम ब्लेक ने बोला था। तो ओवर टाइम जो रिपीटेड पॉजिटिव एंगेजमेंट है वैल्यूज़ की वो चेंज होती रहती है। ठीक है, या नेगेटिव हो वो चेंज होती रहती है। तो ये वाला है, लेकिन इसमें इन्होंने एग्जाम्पल कहीं पे भी नहीं दिया। इसमें एग्जाम्पल प्लस डेटा दोनों से जब आंसर ये बैक्ड होगा, जब बैक्ड होगा तब जाकर के आपको इसमें नंबर मिलेगा। वो भी जब आपको 6 से 7 नंबर अगर चाहिए रहेंगे 10 में से। तो फुल ऑफ एग्जाम्पल, ये एथिक्स का पहला रूल है कि आपको एग्जाम्पल और डेटा दोनों के दोनों ही लिखने हैं, तभी हम बता पाएंगे ना भाई हमें इसमें क्या एग्जाम्पल को बताना है। एग्जाम्पल में ये बताना है ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो चेंज हुई, पहले थी आज वो नहीं है, या पहले थी पहले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, या अभी वो खत्म हो गई। और ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इटरनल है, जो लगातार चलती आ रही हैं। जैसे ट्रूथ है, ट्रूथ एक ऐसी वैल्यू है जो आज से अगर आप 1000 साल पहले चले जाओ तो भी आपको ट्रूथ मिलेगा, आज से 1000 साल बाद आप चले जाओ तब भी ये वैल्यू ऐसी है जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ट्रूथ। ठीक है ना। तो इसमें आपने बोलने में इसमें ये दे दिया गया कि दलाई लामा का जो ये कोर्स में दे दिया गया, दलाई लामा ने ये बोला था कि गुड वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती कभी भी। और कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे कि पीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काइंडनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हार्डवर्क की बात कर रहे हो, परजीवरेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेव करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो ये वाला जो आप आंसर देख रहे हो, मैंने ये वाला आंसर जब चेक किया तो मुझे लगा कि इस वाले आंसर में 3 या 2 से 3 नंबर, मतलब मैक्सिमम 3.5 मार्क्स जैसे वो एग्जाम में आपको देगा। तो वैसे ये मॉडल आंसर है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ दिया गया है। अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इसमें लिखा जाएगा। अभी दूसरा आप देखो, दूसरी कोचिंग का भी जैसे जो दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अभी ये अप्रोच देख लो आप। इसमें भी इन्होंने इंट्रो जो दिया है, इंट्रो में यही लिख दिया है कि वे जो वैल्यूज़ हैं वो एलिमेंट फॉर लाइफ है, होल्ड एज इंपॉर्टेंट और डिजायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड गाइड द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये तो सही है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी हमको, डिफाइन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल्स भी देना है प्लस डेटा भी देना है। ठीक है, अभी जैसे इंट्रो है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रो में क्या लिखना है। जैसे इंट्रो है तो इंट्रो में जो ये वैल्यूज़ है तो ये तो ठीक है, हमें सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को बता देना है कि वैल्यूज़ क्या है। उसके बाद हमें इसका एग्जाम्पल लिख देना है। अब एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ ऐसी वैल्यूज जो चेंज हुई, जैसे स्लेवरी। ठीक है, ये चेंज हुई। अनटचेबिलिटी ये चेंज हुई। पटराई की, पहले जो सोसाइटी थी पटराई की थी, ज़्यादातर आप देखते थे कि जो मुखिया होता था घर का वो मेल होता था। ठीक है, चाइल्ड लेबर अभी तो कानून बन गया है। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि इसको चेंज करने में गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। ठीक है, उसके बाद परसेप्शन तो हम उसके बाद अपना देंगे। ठीक है, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा, तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो एक समय पे इतना ज़्यादा सोसाइटी ने उनको ग्रैब कर लिया था कि सोसाइटी मानने लगी। जैसे अनटचेबिलिटी है, तो जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने बोला था कि अनटचेबिलिटी अभी इनह्यूमन है, इनह्यूमन के साथ साथ में एंटी डेमोक्रेटिक है, पर वो समाज के कड़ कड़ में व्याप्त हो चुकी है। कास्ट को उन्होंने इनह्यूमन बताया था।
लेकिन कास्ट जो है वो समाज के कण में व्याप्त हो चुकी थी। तो स्लेवरी की बात करो, जैसे आप अफ्रीका की बात करते हो, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में लमसम 12.5 मिलियन लोग ज़बरदस्ती स्लेवरी में जाने के लिए मजबूर हो गए थे 16 से लेकर के 19 सेंचुरी के अंदर। ये आपको लिखना है, तभी आप नहीं बता पाओगे ना कि ये चेंज कैसे हुई, ये वैल्यू है। ठीक है, लोगों के लिए स्लेवरी एक वैल्यू थी, ठीक है ना, वो इंस्टिंक्ट से बनी, धीरे धीरे वो नॉर्म बन गई। ठीक है, नॉर्म के बाद वो क्या बन गया, कंडक्ट बन गया। ऐसे करके एक समाज का निर्माण हो जाता है। तो समाज का जो निर्माण हुआ वो हुआ कैसे, वैल्यू सिस्टम से ही हुआ। अभी अनटचेबिलिटी की बात करोगे आप, तो अनटचेबिलिटी के लिए अभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविजंस बना दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी प्रोविजंस बना दिए गए हैं। अब प्रोविजंस में क्या क्या है, जैसे अभी आप देखोगे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए प्रोविजन है। सिविल राइट एक्ट जो था 1955, ये भी आपका एस टी एक्ट है 1989 में। पहले तो नॉर्मली लोग बोल देते थे, अभी आप देख रहे हो कि नॉर्मली कोई बात बोल दी जो जाति सूचक है तो उसके लिए आपको प्रावधान दिया गया है। ज़रूरी है ना, क्यों आपने ऐसा वर्ड बोला जो किसी के जाति से संबंधित हो या किसी के भावनाओं में ठेस पहुँचा रहा है वो। ठीक है, तो अभी स्लेवरी में अब आइए लोग आप डेटा देखोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटा देखोगे तो उसमें 50 मिलियन लोग जो है वो ज़बरदस्ती पुल किए गए फोर्स लेबर में और स्लेवरी में। ठीक है, अब आप समझो कि तकरीबन 22 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फोर्स किए गए ज़बरदस्ती मैरिज करने के लिए, और उसके बाद उनसे जो है स्लेवरी करवाई गई। मतलब शादी उन्होंने इसलिए करी स्लेवरी के लिए कि स्लेवरी करवानी पड़ी। अभी आप स्लेवरी का कंडक्ट देखोगे तो 4 में से 1 बंदा ऐसा है जो स्लेवरी कर रहा है, स्लेवरी का वो है, और इनमें से मैक्सिमम जो है वो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं। तो इसके लिए बॉन्डेड लेबर एक्ट आप देख रहे हो 1976 के अंदर आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है। तो ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं इसमें, तब जाके हमको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये डेटा है, डेटा इज द की इन इथिक्स। ठीक है, अभी आप सती प्रथा के बारे में देख लेते हो तो 1815 से लेकर के 1828 तक आप देखोगे बंगाल के अंदर तकरीबन 7500 से भी ऊपर आपको सती का एग्जीक्यूशन मिलेगा। लोग सती हुई, लड़कियाँ सती हो गई। जब 1829 के अंदर लीगल प्रोविजन आ जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसको मना कर देते हैं हर तरीके से, इसके लिए एक कानून पास हो जाता है। उसके बावजूद भी आप देखो कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, और जब फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सती को कंडेम्ड किया गया है इसमें हर तरीके से, अनटचेबिलिटी को कंडेम्ड किया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 1987 के अंदर आप देखोगे जो केस राजस्थान के अंदर से आता है रूप कन्वर का, रूप कन्वर जो थी वो तकरीबन 19-20 साल की लड़की थी जिसने सती को जो है प्रैक्टिस किया था। आप सोचो कि आज़ादी के 30-35 साल बाद ऐसा हो रहा था। तो ये वैल्यू सिस्टम क्या है, ये अभी भी वैल्यू सिस्टम इतना मजबूत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था राजस्थान के अंदर, कि जो सती को एग्जीक्यूट किया, सती प्रथा को एग्जीक्यूट किया, जो कि एक काला वैल्यू सिस्टम था। ठीक है, कौन इसको मानता था, कौन वो लोग थे जो फोर्स करते थे, ये तो नहीं पता, लेकिन ये काला कानून माना जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री का। इसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत काम किया। ये हमें एग्जाम्पल्स में लिखना पड़ेगा, अगर आप एग्जाम्पल्स में नहीं लिखोगे तो ये नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो वो है जो वैल्यू सिस्टम जो चेंज हुआ। आप चेंज के साथ साथ दो ऐसे हैं जो इटर्नल हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो इटर्नल हैं। इटर्नल में क्या आ जाता है, जैसे ट्रूथ है वो इटर्नल है वैल्यू, कंपैशन है, एम्पैथी है, इटर्नल वैल्यूज़ हैं। चेंज होकर के अभी रिसेंट में आप देखोगे चेंज होकर क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे IVF की बात करो, आप क्लोनिंग की बात करो, लोगों के लिए काम आ रहा है। जैसे बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के दिक्कत है, तो IVF लोग पहले तो कतराते थे कि अरे हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, ये हम कैसे अपनी, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होकर क्या जा रहा है, ये सती प्रथा से चेंज होकर हम लोग IVF की तरफ आ रहे हैं। मतलब लोग आराम से वो करवा रहे हैं और सक्सेसफुली इंडक्ट भी हो रहा है। ठीक है, अभी AI के ऊपर आ चुके हैं। तो AI क्या है, ठीक है, अभी आपने देखा कि जो रिसेंट में राइट टू प्राइवेसी वाला एक्ट पास हुआ, जो केएस पत्तो स्वामी वाला केस था, केएस पत्तो स्वामी। ठीक है, तो अभी प्राइवेसी के ऊपर आ चुके हैं लोग। प्राइवेसी एक वैल्यू हो गई है, क्यों, क्योंकि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, चेंज हो रहे जो सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस से निकल के चीज़ें कहाँ जा रही हैं, निकल के जा रही हैं न्यू एरा की तरफ, न्यू वर्ड जो है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो जिन पॉइंट से हमें हमारा आंसर जो है मजबूत बनेगा। उसके बाद हमें अपना परसेप्शन दे देना है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप परसेप्शन है क्या, आप किस नज़रिए से देखते हो वैल्यू सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम अगर जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, किस नज़रिए से आप देख रहे हो उसको। फिर हमें इसका जस्टिफिकेशन भी देना है। जस्टिफिकेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जस्टिफिकेशन में हमेशा लॉजिक रहेगा। ठीक, उसके साथ साथ इसमें थिंकर्स की आइडियोलॉजी जो है वो लिखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ हमको इसमें एथिकल परसेप्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी इसमें वो लेनी पड़ेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है जो इस आंसर को फिट करेंगे, जैसे आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। ठीक है,
तो 17 का यूज़ करेंगे हम, अनटचेबिलिटी है। तो ये कुछ आर्टिकल्स भी इसमें यूज़ हो जाएंगे। जितना ज़्यादा ये डेटा से फुल रहेगा आंसर, डेटा प्लस एग्जाम्पल्स, तभी तो एग्जामिनर समझ पाएगा ना कि हाँ मतलब बंदे को ये सवाल आ रहा है और वो लिख पा रहा है, तब हमको इसमें से 6 से 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस आंसर का पूरा पैटर्न है। इसमें बात कोचिंग की नहीं है, कोचिंग तो अपना मॉडल आंसर डालती है, लेकिन आपको उसमें कैसे लिखना है वो आपको डिपेंड करता है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की जो डिमांड है वो डिमांड ये है आपकी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन डिमांड है कि वैल्यू कीप चेंजिंग विद टाइम सिचुएशन। तो हमने देख लिया कि स्लेवरी कैसे चेंज हुई, हमने देख लिया कि अनटचेबिलिटी कैसे चेंज हुई, हमने देख लिया कि चाइल्ड लेबर कैसे चेंज हुआ, हमने देख लिया कि सती सिस्टम कैसे चेंज हुआ। ठीक है, अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल हैं, जिसमें आपका ट्रूथ आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, रिस्पेक्ट एल्डर्स आ जाएगा। ये तो यूनिवर्सल है ना, इटरनल ह्यूमन वैल्यूज हैं, कभी चेंज नहीं हो सकती, हमेशा सेम रहेंगी। बैक हो गया। आखिर में हमें कंक्लूजन दे देना है, पॉजिटिव एंड पैसिव। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 ऑफ DPSP दे देंगे यहाँ पे, यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये है